हेलो क्लास, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट अंडर। तो प्रीवियस कन्विक्शन कहाँ पे बात किया गया है, तो अगर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को आपने सही से पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या बताया गया है, जो मना स्थिति मनोदशा के बारे में बात करता है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो किस प्रकार से रेलिवेंट होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसके बारे में बात करता है। और जिसमें सिर्फ आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ दो ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बात करता है, ये होगा ही नहीं, और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये भी नहीं होगा। तो इसमें से जो प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये होगा। और इसको अगर देखें तो ये रेड विद क्या हो जाएगा, रेड विद सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 ऑफ सीआरपीसी। अगर सीआरपीसी की जो चार्ज से रिलेटेड है उसका अगर आप 211 का सबसेक्शन 7 देखेंगे तो वहां पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात की गई है। तो ये जो 11 है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है सेक्शन 14 का, ये क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड है। इसको और आगे डिटेल आगे के क्वेश्चंस में हम समझेंगे। तो हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 जो बात करता है वो क्या है, एडमिशन हैज बीन डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी और एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम सजेस्टिंग एनी इन्फ्लुएंस as to a fact in issue or really fact under certain circumstances। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपने सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो उसमें एडमिशन को डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि एडमिशन को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो एडमिशन को सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। और अगर आपसे कन्फेशन के डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो एडमिशन जो कन्फेशन है वो कभी कहीं पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। ये एक अच्छा अंतर, एक डिफरेंस भी हो जाता है कन्फेशन और एडमिशन में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि जो कन्फेशन है वो कहीं पर डिफाइन नहीं है और एडमिशन जो है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक। तो ये क्या है, सेक्शन 17 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में हम अगर आपको देखें 16, सेक्शन 15 और सेक्शन 19 की बात की गई है, तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। आइए देखिए, सेक्शन 15 क्या बात करता है, फैक्ट्स वेयरिंग ऑन क्वेश्चंस वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। मतलब सेक्शन 15 जो बात करता है वो बात करता है कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है वो एक एक्सीडेंट के कारण हुआ है, एक्सीडेंट का एक परिणाम था, या वह जानबूझकर किया गया, इंटेंशनली किया गया, सासय किया गया। तो इसका हम इस सेक्शन 15 को बहुत अच्छे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कपल है कोई, और उसके यहाँ किसी बच्ची का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और उस बेटी के कुछ दिनों के बाद, जन्म के कुछ साल के बाद उस बेटी की एक अननेचुरल डेथ हो जाती है। मतलब नेचुरल डेथ नहीं होती है, अननेचुरल डेथ हो गई, ठीक है। दूसरी बार ऐसा हुआ कि उसके बेटे का जन्म हुआ, उसके घर में बेटा स्वस्थ है, सही है, स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है। उसके बाद दूसरी बार उस बेटे के बाद फिर से क्या होता है, एक बेटी का जन्म होता है। उस बेटी का जन्म भी क्या होता है, वो जन्म के बाद उसकी जो डेथ होती है, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद डेथ हो जाती है, और वो डेथ भी कैसी होती है, अननेचुरल डेथ होती है। ऐसे ही लगातार 3 से 4 बार ऐसा होता है कि जो बेटियों का जन्म होता है और उन बेटियों की किसी न किसी कारण से अननेचुरली डेथ हो जाती है, जिनकी डेथ कैसी होती है, वो नेचुरल नहीं होती है। जो इस दौरान ये जो ट्रांजेक्शन चल रहा है, जो उसका बच्चे का एक किसी कन्या का जन्म होना, उसके बाद उसका अननेचुरली उसकी डेथ कॉज हो जाना, इसके लिए एक बार जो ए मान लेते हैं एक व्यक्ति था और बी उसकी पत्नी थी, इन दोनों के बच्चे थे। ए जो है कन्विक्ट किया जाता है, उसका कन्विक्शन होता है बच्चे की हत्या के लिए, कि वो उसकी जो है वो हत्या किया था। इसके बाद नेक्स्ट एक बार फिर से क्या होता है कि एक बेटी का जन्म होता है और उसके बाद उसकी अननेचुरल डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है कि जो बेटी है, इससे क्या, जैसे आप देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के स्लोगन्स हैं, इस प्रकार के कोटेशंस किए गए हैं, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा था, उस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस प्रकार के कोटेशंस दिए जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वह व्यक्ति जो है ऑलरेडी किसी कन्या की हत्या के लिए, अननेचुरल डेथ के लिए उसको क्या किया जाए, कन्विक्ट किया जा चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो क्या किया जाएगा, किसी तरीके से कहीं आरोपित किया जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसके इस कंडक्ट को देखा जाएगा
और अगर वो प्रीवियसली इसी प्रकार के किसी कार्य में किसी ऑफेंस के लिए पूर्व दोष सिद्धि उसकी हो चुकी है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ऐसा, और वो किस चीज का बचाव लेना चाहता है, एक्सीडेंट का बचाव लेना चाहता है, तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट का बचाव ना दे करके इस पूर्व दोष सिद्धि जो है उसकी ऐसे ही किसी मामले में वो उस किस चीज को साबित करती है कि ये एक्सीडेंटली नहीं इंटेंशनली किया गया। इसको एक और छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जो है उसने एक से अधिक शादियां की हैं, उसने पहली शादी की और उसकी पत्नी की जो है वो डेथ हो गई। कैसे? अननेचुरल डेथ, मतलब उसके फांसी लगा करके हत्या कर ली, उस डेथ कॉज हो गई। उसके बाद दूसरी वो शादी करता है और कुछ समय बाद उसकी पत्नी जहर खा करके मर जाती है। तो इस प्रकार से जब कई बार होता है 3 से 4 पत्नियां उसकी अननेचुरल डेथ होता है, जिसमें किसी एक में उसको लायबल भी बनाया जाता है पति को, तो यहाँ पर ये माना जाएगा लायबिलिटी बनाने के बाद अगर अगले केस में भी उसकी पत्नी की अननेचुरल डेथ होती है तो ये माना जाएगा कि वो एक्सीडेंटली ऐसा कार्य नहीं हुआ, मतलब वो एक्सीडेंट का बचाव नहीं लेगा और ऐसा क्या माना जाएगा, उसने ऐसा इंटेंशनली किया। तो ये सेक्शन 14 क्या बात करता है, इसी की बात करता है। आपको उदाहरण से सेक्शन 15 आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो सेक्शन 16 था। उस सेक्शन 16 के बारे में देखें तो सेक्शन 16 जो बात करता है वो कौन सी बात करता है, वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 16 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, मतलब ऐसी जो चीजें, ऐसे कार्य जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस किए गए हों, ऐसे एक्ट जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस किए गए हों, उनकी रेलिवेंसी की बात करता है। वो कब रेलिवेंट होंगे, जैसे इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जो क्या होती है कि ए के द्वारा किसी दूसरी जगह पर बेचने के लिए उसको भेजा जाता है, और वो कैसी खाने पीने वाली वस्तु है, और उस वस्तु की शुद्धता जांचने के लिए क्या किया जाता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया जाता है, शुद्धता की जांच करने के लिए 10 या 15 दिन उसको रखा जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये जो वस्तु आती है और उसके बाद क्या होता है, ये काम कैसे होता है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है। मतलब जब भी वो वस्तु आती है उसको एक जगह पर स्टोर किया जाता है, उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए उसको 10 से 15 दिन वहां पर रखा जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब फैक्ट इन इशू क्या है, यहाँ पर जो विवादित तथ्य जो है, डिस्प्यूटेड जो फैक्ट है वो क्या है कि ऐसी वस्तु भेजी गई या नहीं भेजी गई। अब इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो हम इन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या चीज हो रही थी, क्या घटना घटती थी कि जब वहां से वस्तु आती थी तो वो 15 दिन यहाँ रखी जाती, तो हम देखेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस को जहां पर वस्तु हर बार में रखी जाती थी 10 से 15 दिन के लिए शुद्धता की जांच के लिए उस वस्तु की, तो अगर वह वस्तु वहां पर पाई जाती है उस 10 से 15 दिन के ड्यूरेशन के बीच में रखी हुई, तो वह इस फैक्ट इशू जो है, जो क्या है विवादित तथ्य कि वस्तु वहां से भेजी गई या नहीं भेजी गई, तो अगर भेजी गई है, अगर वहां पर पाई जाती है तो इस बात को वो साबित करेगी कि ऐसी वस्तु भेजी गई है। अगर उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व या जहां पर स्टोर की जाती थी वस्तु वहां पर नहीं पाई जाती है, तो किस बात को प्रूव करेगी कि वस्तु जो है वो ऐसी वस्तु भेजी नहीं गई। तो ये जो बात है इन कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है। जैसे इसको हम एक और उदाहरण से समझ लेंगे, दूसरे उदाहरण से, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि मुकेश सर है, मुकेश सर मैनेजमेंट यहाँ का देखते हैं। मुकेश सर क्या करते हैं, कोई भी बच्चा जब स्टूडेंट होता है आकर के फीस सबमिट करता है तो वो क्या करते हैं, उस फीस को चढ़ा लेते हैं कि रजिस्टर पे, कि अपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उस पर चढ़ा लेते हैं कि इस बच्चे ने इतनी फीस दी, ठीक है। और ये फीस उनको कलेक्ट करने के लिए किसके ने रखा है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे जो त्रिपाठी सर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके और मुकेश सर के बीच में कैसा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप बच्चों से फीस वसूल करेंगे, उनसे फीस लेंगे और उसके बाद इसका जो भी आगे बयान होगा, जो भी चीजें हैं वो करी जाएंगी। तो क्या होता है कि उसको हर बार, जैसे कि मैंने बताया, मुकेश सर ने बच्चे से फीस ली और फीस लेने के बाद उसको चढ़ा लेते हैं। ये कैसा हो रहा है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है ये काम। जब डिस्प्यूट ये एराइज हुआ कि किसी बच्चे ने फीस दी या नहीं दी, तो इसको कौन सी बात साबित किया, तो इसमें यह होगा कि जब अगर किसी बच्चे ने फीस दी नहीं दी, तो अगर उसमें क्या है, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स पे वो पैसा चढ़ा हुआ है तो क्या माना जाएगा कि बच्चे ने फीस दी, और अगर उस पर नहीं चढ़ा हुआ है तो ये माना जाएगा बच्चे ने फीस नहीं दी, ठीक है। ये इन कोर्स ऑफ बिजनेस है जो हर बार में क्या करते थे, मुकेश सर करते थे। तो हमें लग रहा है इन दो एग्जाम्पल्स से सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को आसानी से समझ में आ गया होगा। वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, जो पर्टिकुलर एक्ट था वो क्या क्या है, was done
and the existence of any course of business according to which the naturally would have been done is relevant। मतलब जो नेचुरली किया ही जाता था, मतलब क्या, जो सर के द्वारा जो फीस ली जाती थी उसको क्या होता था, एक रजिस्टर पे एंट्री की जाती थी, उसको चढ़ाया जाता था। ये बात यहाँ पर करता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन जो सेक्शन 19 की बात करता है। सेक्शन 19 भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और सेक्शन 19 को भी हम एक उदाहरण से ही समझेंगे। इस सेक्शन 19 को पहले मैं दिखा देता हूं, फिर आपको उदाहरण से समझा देता हूं। देखिए सेक्शन 19 को हम समझे। सेक्शन 19 हमारी क्या बात करता है, एडमिशंस बाय पर्सन whose position must be proved as against party to suit। मतलब यहां पर उसके बारे में क्या है, उस पोजीशन को प्रूव करना है जो क्या है, डिस्प्यूटेड है। यहां पर हम फिर से मुकेश सर त्रिपाठी सर का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। मुकेश सर त्रिपाठी सर के बीच में मैंने बताया कि एक प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फीस लेंगे और उसको चढ़ाएंगे, उसके बाद वो फीस कहां जाएगी, त्रिपाठी सर तक जाएगी। ये चलता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने फीस दी, मुकेश सर ने उस फीस को लिया और वो वहां तक पहुंच गई, वो आगे जो कार्य होना है हो गया। अब डिस्प्यूट ये अराइज हुआ, फिर से वही उदाहरण है, इसको दूसरी तरीके से समझिए कि फीस वहां पर ये था कि बुक ऑफ अकाउंट्स में चढ़ा या नहीं। यहां पर देखिए किस तरीके से कि जब त्रिपाठी सर ने मुकेश सर से पूछा कि फला बच्चे की फीस जो है वो सबमिट हो गई या नहीं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो फैक्ट इशू है या विवादक तत्व है वो डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है कि क्या फला बच्चे की फीस सबमिट हुई या नहीं। तो इसमें क्या होता है, मुकेश सर कहते हैं कि उस बच्चे ने फीस क्या है, जमा कर दी है, फीस जमा कर दी है। अब इस चीज को प्रूफ करना है कि फीस जमा हो गई या नहीं हुई। अब मुकेश सर का कहना है कि फीस जमा हो गई है, और जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उस पर ये चढ़ा हुआ नहीं है कि फीस जमा हुई है या नहीं हुई है। जो रजिस्टर सर मेंटेन करते हैं उसमें नहीं चढ़ी हुई है, लेकिन ओरली क्या बता रहे हैं मुकेश सर त्रिपाठी सर से कि फीस जो है जमा कर दी गई इस बच्चे के द्वारा। अब ये बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या आपने फीस जमा की या नहीं जमा की, जबकि डिस्प्यूट किसमें है, त्रिपाठी सर और मुकेश जी में है उस फीस को लेकर के। लेकिन थर्ड पर्सन जो बच्चा है जिसकी फीस सबमिट होनी उससे पूछा जाता है और बच्चा क्या कहता है कि सर मैंने फीस नहीं जमा की। तो उस देखिए इसमें थर्ड पर्सन ने इस बात को एडमिट किया, और वो एडमिशन जो थर्ड पर्सन का है, उस बच्चे के द्वारा जो एडमिशन किया गया कि मैंने नहीं जमा की, ये किसकी लायबिलिटी को बना रहा है, ये मुकेश सर की लायबिलिटी को बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन की जो एडमिशन है वो जो दो डिस्प्यूटेड पर्सन हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है उनकी संबंध में रेलेवेंसी की बात करते हैं। तो ये सेक्शन 19 बात करता है, जहां पर आप इसका उदाहरण देखेंगे, इसमें क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि एक भाटक मतलब एक किराया वसूल करने के लिए एक व्यक्ति को मेलेंड्रल रखता है, और इसी प्रकार का वहां पर डिस्प्यूट अराइज होता है, जिसको आप सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है, क्या बात करता है, एडमिशंस मस्ट बी इन रिटन, कैसा होना चाहिए, क्या राइटिंग में होना चाहिए। मस्ट बी ओरल, कैसे हो सकता है, इधर ओरल और इन राइटिंग, ओनली इन राइटिंग नॉट ओरल। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसा होना चाहिए, एडमिशन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग या मस्ट बी ओरल या दोनों होगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए एडमिशन को डिफाइन जो करता है वो कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन। एडमिशन को डिफाइन करता है, और देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे क्या, एन एडमिशन इज स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और साथ ही साथ क्या बताया गया, आर कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसको क्या है, जो 2000 में आईटी एक्ट आया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया, उससे इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए क्या बात करता है, ओरल की बात करता है और डॉक्यूमेंट्री की बात करता है, ठीक है, कंटेंट इन विच इज इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट, ठीक बात करता है। तो यहाँ पर जो आप बैक कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्री की बात करता है इसमें, और किसकी बात, ओरल बात करता है। तो डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या होगा, कोई रिटन फॉर्म में जब चीज होगी तभी उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री बोलेंगे। तो हमारा कैसा होना चाहिए, तो अगर हम ऑप्शन देखें इसका, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर। कैसा, इधर ओरल और राइटिंग, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी दिया होता है तो उसको भी हम यहाँ पर इसको इसी में ले लेते, और क्या हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया होता तो एडमिशन को जाता है मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन ओरल और
और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तीनों हो जाते हैं। और जबकि 2 दिए हैं तो यहाँ पर ये दोनों होंगे और ऑप्शन सी आपका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एविडेंस? An admission by one of the several defendants in a suit against another defendants. An admission by a guardian ad litem against a minor. An admission by one of the partners of the firm against the firm or other partners. Only A and B. तो देखिए क्या बात करता है, निम्नलिखित में से स्वीकृति को कोई क्या है, कौन सी स्वीकृति, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो पहले देख, किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे में कई प्रतिवादियों में से एक के द्वारा अगर स्वीकृति कर ली जाती है, एडमिशन कर लिया जाता है, तो यह भी नहीं होगी। और किसी अभिभावक द्वारा किसी नाबालिग के विरुद्ध क्या कर लिया जाता है, स्वीकृति कर ली जाती है, तो यह भी नहीं होगी। तो इसमें कौन सा है, इज नो एविडेंस, कौन साक्ष्य नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए एंड बी जो होगा, दोनों क्या होंगे, किसी प्रकार का एडमिशन नहीं उनको माना जाएगा। ठीक है, उनको एडमिशन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो क्या बात करता है, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रिजुडिस आर प्रोटेक्टेड। बिना किसी पूर्वाग्रह के कोई संसूचना जो है वो कहां बताई गई है, वो किसमें बताई गई है। तो आप देखिए, ये जो बताई गई है वो अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। और इस सेक्शन 23 को और किस नाम से आ जाता है, तो वो भी हम लोग देख लें। आइए, सेक्शन नंबर 23 जो है ये क्या बात करता है, अप्लाइज ओनली ऑन सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। जो सेक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस पर अप्लाई होती है, क्रिमिनल केसेस पे नहीं। तो एकमात्र ये ऐसा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो क्या करता है, जो क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होता, सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। तो ये क्या होगा, और इसमें इसी में ये बात की गई है कि सेक्शन जो 23 है ये सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पर प्रिजुडिस की बात की गई है, जो आपने देखा कि कैसा होगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के हो जाएगा। तो सेक्शन 23। अब सेक्शन 22 की देख लें, 24 और 21 को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इन चारों ऑप्शंस को, बचे हुए जो 3 ऑप्शंस हैं, इनको भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 क्या बात करता है, सेक्शन 24 बात करता है कोई भी कन्फेक्शन, ऐसी कन्फेक्शन caused by inducement, threat or promise, ऐसी कोई भी जो कन्फेशन है, ऐसी कोई भी संस्वीकृति जो इंड्यूसमेंट में, थ्रेट या प्रॉमिस के अंतर्गत की जाती है, वो कन्फेशन कैसी होगी, वो यहाँ पर रिलेवेंट तो होगी वो, लेकिन एडमिसिबल नहीं होगी, ये बात करता है। और ये सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रभाव को भी खत्म करता है। तो ये सेक्शन 24 बात करता है। अगर सेक्शन 21 और 22 की बात करें तो देखिए सेक्शन 22 क्या बात करता है, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। सेक्शन जो 22 है, सेक्शन 22 बात करता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात करता है। और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की एक और बात करता है, यहाँ पर क्या बताया है, सेक्शन 2 बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जिनके माध्यम से क्या होना चाहिए, किसी चीज को साबित किया जाना चाहिए, जो रिलेवेंसी की बात करते हैं। और ये रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात करता है। और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है, कौन सा सेक्शन करता है, तो वो क्या होता है, ये सेक्शन 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात करता है। जहां पर क्या बात किया गया है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको साबित किया जाएगा तो प्राइमरी एविडेंस के किया जाएगा। और प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा क्या होगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो कैसा होना चाहिए, सेक्शन 64 बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, मतलब प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही किसी भी दस्तावेज की विषय वस्तु को साबित किया जाना चाहिए, जो कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस होता है। और वही सेक्शन 22 में बताया गया है। और सेक्शन 22 और वहां पर यह भी बताया गया है कि किन दशाओं में, सेक्शन 22 अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किन दशाओं में आप सेकेंडरी साक्ष्य दे सकते हैं। तो अगर कहीं पर इस प्रकार की दशाएं दर्शित होती हैं, कौन सी, जो 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं, मतलब कहां पर आप वो दशाएं जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, तो वो भी बात कहां बताई गई, सेक्शन 22 के अंतर्गत बताई गई है कि आप किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आपका प्राइमरी एविडेंस है जो खो गया है, या आपका जो प्राइमरी जो एविडेंस है, जो आपको मूल कॉपी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के, सेकेंड पार्टी के पास है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे करके कर सकते हैं। तो ये कंडीशन 65 में बताई गई है। और इसी प्रकार से सेक्शन 22 बात करता है। आइए देखते हैं सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 20 क्या बात करता है, सेक्शन 22 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कनेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट।
कब ओरल एविडेंस जो है वो होगा डॉक्यूमेंट्स में कर सकता है, जिसमें हमने आपको बता दिया कि बेस्ट एविडेंस की बात की गई कि मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साबित करना है तो उसको प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस भी क्या बात करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए उस प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए, जो 64 है, जो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी और सेक्शन 22 आपने यहाँ पर देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 24 भी आपने देख लिया, सेक्शन 22 को भी देख लिया। सेक्शन 21, जो सेक्शन 21 है वो किस चीज की बात करता है, सेक्शन 21 के बारे में हम अगर बात करें तो सेक्शन 21 क्या बात करता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेक्शन 21 देखिए, सेक्शन 21 को हम यहाँ बात करते हैं, देखते हैं क्या, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड वाई आर नॉट देयर बिहाफ। तो सेक्शन 21 जो है आपने देख लिया, इसमें क्या बात करता है, एडमिशन की बात करता है। इसको और अच्छे से बहुत आसान भाषा में हम समझते हैं। सेक्शन 21 जो बात करता है, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं क्या है, एडमिशन अगेंस्ट ओन इंटरेस्ट। यहाँ पर ये सेक्शन 21 जो बात करता है, कोई व्यक्ति क्या होता है अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है, जो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 21 बताया गया है। और इट इज क्या है, एडमिसिबल आल्सो द कंडीशन ऑफ हेयरसे। देखिए हेयरसे एविडेंस जो है वो एक ऐसे एविडेंस को बताया गया है कि हेयरसे एविडेंस को कहीं पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं बताया गया है। लेकिन जो 21 बात करता है यहाँ पर ये बात करता है कि जब कोई व्यक्ति अपने खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है तो उसको हेयरसे एविडेंस के रूप में भी एडमिसिबल बनाया जा सकता है। तो सेक्शन 21 बात क्या करता है, इस चीज को आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इस प्रकार से हमारे जो सभी जो ऑप्शंस हैं, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 23 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 21, इन सभी ऑप्शंस को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे। So thank you so much class.